दिल्ली की रानी। एक थी रानी। क्योंकि राजा की मौत एक हादसे में हो गई थी, रानी को ही राज्य संभालना पड़ रहा था। रानी का नाम था रानी रश्मिवती। रानी ईमानदार थी और प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसके दरबार में 3 नौजवान आए, रमेश, सुरेश और दिनेश। कहो, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? हम आपके दरबार में काम करना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम लोगों को तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता को लगता है कि हम किसी के लायक नहीं है और हम साबित करना चाहते हैं कि हम लायक हैं। उत्साह बहुत अच्छा है, मगर अभी उम्र कच्ची है तुम लोगों की। अरे उम्र से क्या होता है रानी जी? शास्त्रों में लिखा है कभी किसी के ज्ञान को उसकी उम्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। और अगर सच में तुम ये संकल्प करके आए हो कि तुमको यहाँ काम करना है, तो पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। 3 परीक्षा, एक शारीरिक परीक्षा, एक बुद्धि की परीक्षा और एक देशभक्ति की परीक्षा। और ये क्या है? वो मंत्री महोदय तुम्हें समझा देंगे। हमारे पास समय नहीं है। अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। हाँ हाँ, हम तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए। मैं भी तैयार हूँ कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो ठीक है मंत्री जी, आप इन तीनों की परीक्षा कल से ही शुरू कर दीजिए। जो आ गया रानी साहिबा। अगले दिन से ही तीनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। पहले शारीरिक परीक्षा, यानी किस में कितना है दम, ये देखेंगे हम। क्योंकि शरीर में दम होगा तभी तो प्रजा की सेवा में दम लगा पाओगे। हमें क्या करना होगा? वो पेड़ दिख रहा है, जो सबसे पहले चढ़ेगा उस पे दरबार में नौकरी पाने के अवसर उसी के बढ़ जाएंगे। मैं चढ़ता हूँ। अरे रुको रुको, गिनती गिनने दो। 1, 2, 3। 3 की गिनती के बाद रमेश और सुरेश भागकर पेड़ के पास गए, मगर दिनेश आराम से पेड़ के पास गया। जैसे ही रमेश और सुरेश आधे पेड़ तक चढ़ गए, दिनेश ने उन दोनों की टांग पकड़ के उन्हें नीचे गिरा दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। दिनेश की जीत हुई। अरे लेकिन इसने बेईमानी की। बेईमानी नहीं की, बुद्धि लगाई। शरीर के दम के साथ दिमाग में भी दम होना चाहिए। क्यों मंत्री जी? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। लेकिन बात अगर बुद्धि की है तो बुद्धि की असली परीक्षा हम कल लेंगे। शाम को जाकर मंत्री रानी को सब बता देते हैं। यानी दिनेश उन सब में ज्यादा होशियार है। जी रानी साहिबा। अगले दिन तीनों की बौद्धिक परीक्षा का समय होता है। आज हमें क्या करना है मंत्री जी? थोड़ा सब्र करो, कल जल्दबाजी में ही हारे थे तुम। सही कह रहे हैं मंत्री जी। अरे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? तू भी तो हारा था ना कल। ए दिनेश, ज्यादा होशियार मत बन। अरे अरे अरे, लड़ो मत। आज की परीक्षा पर ध्यान दो। आज की बौद्धिक परीक्षा में ये कुछ बोरे हैं, कुछ में नमक है और कुछ में रुई। जिसको जो ले जाना है उठा लो। देखते हैं कि कौन जल्दी से कोई भी एक बोरा नदी के उस पार लेकर जाता है। समय शुरू होता है अब। तीनों बोरों की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश, नमक की बोरी भारी है, ले जाने में मुश्किल होगी। हाँ सही कह रहा है, रुई हल्की है, हम दोनों रुई लेकर चलते हैं। अरे भाई मैं तो नमक लेकर जाऊंगा। रमेश और सुरेश ये सोचकर हंसते हैं कि आज तो दिनेश हार ही जाएगा। दौड़ शुरू होती है। 1, 2, 3। तीनों नदी की तरफ भागते हैं। रुई में वजन कम होने के कारण रमेश और सुरेश आगे निकल जाते हैं और दिनेश थोड़ा पीछे। पर जैसे ही वो सब नदी में जाते हैं, दिनेश की बोरी का नमक गलने लगता है और वजन कम हो जाता है, जबकि रमेश और सुरेश की रुई में पानी भर जाता है और बोरी का वजन बढ़ जाता है। अरे ये इतनी भारी क्यों हो गई रमेश? अरे मुझे क्या पता, शायद जादुई बोरी है। अरे लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। बने नहीं हो, तुम हो ही बेवकूफ। इतना तो पता होना चाहिए कि पानी में नमक गल जाएगा। दिनेश का पूरा नमक गल जाता है और बोरी खाली हो जाती है। वो जल्दी से रेस पूरी कर लेता है।
इस परीक्षा के विजेता भी दिनेश ही हैं। उसने दिमाग लगाकर दिखा दिया कि वो बौद्धिक परीक्षा में भी रमेश और सुरेश से आगे है। अब कल तुम्हारी देशभक्ति की परीक्षा होगी, जो स्वयं रानी माँ लेंगी। रात को फिर मंत्री रानी के पास जाकर बता देते हैं कि आज की परीक्षा में कैसे दिनेश ने अक्लमंदी दिखाई और बौद्धिक परीक्षा में भी उसी की जीत हुई। अरे वाह, दिनेश तो हमारे बहुत काम आ सकता है। हम उत्साहित हैं कल की परीक्षा के लिए। वो तो ठीक है रानी साहिबा, लेकिन हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा आकाशदीप हमारे राज्य की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये तो चिंता की बात है, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अगले दिन रमेश, सुरेश और दिनेश अपनी आखिरी देशभक्ति की परीक्षा के लिए दरबार में आते हैं। प्रणाम रानी साहिबा। नमस्कार रानी जी। प्रणाम रानी माँ। हमने तुम्हारी परीक्षा पर गौर किया। दिनेश आगे हैं। हम तुम तीनों में से किसी दो को ही दरबार में काम दे सकते हैं। किसी एक को आज जाना होगा। तो देशभक्ति की परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरी तरह से। मैं तीनों से एक ही सवाल करूंगी। जिसका जवाब सबसे सही लगेगा उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर दूसरे सबसे सही जवाब देने वाले को भी काम मिलेगा। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ज्यादा सोचने का समय नहीं होगा। जो मन में पहली बात आए उसका जवाब दे। तो सवाल यह है कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हो? मैं इस मिट्टी को साफ रखूंगा। यहाँ के लोगों के भोजन की कमी को मैं पूरी करूंगा। मैं यहाँ के लोगों को गले लगा लगा के उनको खुशी दूंगा रानी माँ, और गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। मैं इस मिट्टी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ रानी माँ। मंत्री, दिनेश को एक तलवार दो। जी रानी जी। दिनेश, पड़ोसी राज आकाशदीप की जान तुम्हारे हाथ में है। जाओ, अपना काम पूरा करो। आज रात को तुम उस पर हमला करोगे जब वो सो रहा होगा। दिनेश वहां से चला जाता है। रानी माँ, ये आपने क्या किया? अभी किया नहीं है मंत्री जी। आप आकाशदीप को संदेशा भिजवाओ कि पड़ोसी देश का एक कातिल रात को उन पे हमला करेगा और दिनेश को पकड़वा दो। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? राजा को लगेगा कि हमने उसकी मदद की, उसकी जान बचाकर। वो हमारे राज्य का पीछा छोड़ देगा और हमारा एहसानमंद हो जाएगा। और दिनेश का क्या होगा? इस राज्य को दिनेश जैसे शातिर और लड़ाकू लोगों से ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों की जो लोगों को खाना खिलाने की और खुश करने की बात करे। और ये गुण सुरेश और रमेश में है। इन्हें नौकरी दे दो। दिनेश बहुत चतुराई से नौकरी हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने रमेश और सुरेश जैसे दोस्तों का भी नुकसान किया। पर रानी ज्यादा चतुर निकली। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। दिनेश जैसे खूंखार युवक को राज्य से बाहर करवा दिया और पड़ोसी राजा आकाशदीप को अपना एहसानमंद कर लिया। पूरा दरबार रानी की जय जयकार कर आदत थी और ससुराल में भी उसकी ये आदत गई नहीं थी। वो अब भी अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराती। एक दिन अनु अपनी सास से जाकर ननद की शिकायत करती है। सासू माँ, बीना दीदी ने मेरी साड़ी खराब कर दी, उस पे दूध गिरा दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे क्यों बीना, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? माफी मांग अपनी भाभी से। भाभी, मैंने आपकी साड़ी पर दूध नहीं गिराया है। मैं दूध लेकर जा रही थी और आपने मेरी टांग में टांग अड़ा दी थी, तो मैं दूध लेकर साड़ी पर गिर गई। अरे वाह, एक तो गलती करती हो, ऊपर से इल्जाम भी दूसरों पर। वाह जी वाह। माँ जी, यही है क्या आपके घर के संस्कार? बीना, बहू से माफी मांग। सॉरी भाभी। अरे सॉरी से क्या होगा, साड़ी से होगा। साड़ी के बदले साड़ी। ठीक है बहू, नई साड़ी ले लेना बस। थैंक यू माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हो। माँ, भाभी की साड़ी पुरानी हो चुकी थी, उनको नई साड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया, आपको पागल बना दिया माँ। अरे बीना, एक तो गलती करती है, बहू की साड़ी खराब कर दी, ऊपर से बहू की पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रही है। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि तू मेरी बेटी है। देखना माँ, जिस दिन आपको भाभी का सच पता चलेगा ना,
पछताओगी बहुत। अरे तू कुछ भी बोलेगी और मान लूं मैं, हैं? आज तो तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। बहू, आज तू आराम कर और बीना करेगी अब से पूरे घर का काम। यहाँ नाक कटवा रही है तो ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी। ठीक है माँ जी, मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। रो रो के पूरा मेकअप खराब हो गया। बीना जल्दी से वहां से चली जाती है और बहू के कमरे में उसकी अलमारी में जाके बैठ जाती है ताकि उसे पता चले कि भाभी अपने कमरे में करेगी क्या। अनु हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आती है और फोन उठा के सीधे अपने मायके फोन लगा देती है। पता है माँ, आज क्या हुआ? आज मैंने सास की चाय में सब्जी धोने के बाद बचा पानी डाल दिया। बेचारी। ओह, तो भाभी हर बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा माँ, अब ना मैं सोने चली, बहुत आराम करना है आज मुझे। थोड़ी देर में अनु की नींद लग जाती है। बीना उसका फोन उठाती है और फोन में कुछ करने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। वो सीधे माँ के पास जाकर माँ के कान में कुछ कहती है। ठीक है, अब तू इतने यकीन से कह रही है तो ये भी कर लेती हूँ, पर भाभी पर तेरा शक गलत निकला ना तो बहुत बुरी सजा मिलेगी तुझे। ठीक है माँ, सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे फिर सजा ही मिल जाए। अगले ही दिन काम को लेकर बीना और अनु में बहस हो जाती है। बीना, तुम यहाँ पैदा हुई हो, तुम्हें इस घर का ज्यादा काम करना चाहिए। आपका भी तो यही घर है भाभी, मुझे तो एक दिन चले जाना है शादी करके, फिर तो आपको ही सब संभालना होगा ना। तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। आपकी माँ ने सिखाया है तो आप ही कर लो ना काम। अरे रो क्यों रही हो भाभी, चुप हो जाओ, मैं कर लूंगी सारे काम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ भाभी। बीना अनु भाभी को चुप कराने के लिए उसके पाँव छू रही होती है। तभी अनु की रोती आवाज सुन के सास वहां आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, बिना कुछ बताए इसके पहले ही अनु बोल पड़ती है। देखो ना, आपकी बेटी मेरे पाँव पकड़ के मुझे गिराने की कोशिश कर रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? अरे चुप कर बीना, तूने तो बहू के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। इसके मायके वालों को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? पर भाभी झूठ बोल रही है माँ। मैंने भी देखा, तू उसके पाँव पकड़ रही थी। वो तो मैं पाँव पड़ रही थी ताकि भाभी चुप हो जाए। तू ना आज किचन में सोएगी और खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। बहुत बदतमीज हो गई है। अनु को लग रहा था कि उसका झूठ सफल रहा, लेकिन बीना का प्लान काफी हद तक आगे बढ़ रहा था। जैसे बीना ने सोचा था, अनु ने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन बीना ने उस दिन अनु के फोन से अपनी माँ का नंबर उसकी माँ के नाम से सेव कर दिया था। बस फोन चालू होते ही अनु ने सच उगलना शुरू कर दिया। वो बेचारी तो मेरे पाँव छू रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया कि पाँव पकड़ के गिरा रही है। और मेरी बेवकूफ सास मान भी गई। हाँ हाँ, सास तेरी बेवकूफ तो है जो तेरी बातों में आती रही। माँ जी, आप वहाँ इतनी जल्दी मेरे मायके कैसे पहुँच गई? बीना और सास अनु के कमरे में आके उसे अपना प्लान बता देती हैं कि कैसे उन्होंने बीना के झूठ को पकड़ लिया। इस बार अनु सास के पांव पकड़ लेती है और माफी मांगती है। ए, पांव छोड़, मुझे गिराएगी क्या? सरस्वती जी और उनकी बहू रश्मि के बीच एक दिन बहस छिड़ जाती है। आखिर किसका काम ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है, जो मुझे करना पड़ता है ना वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, हर बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में।
अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पिसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है। पर पापा, क्या बताऊँ आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ? अब सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगे ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू। अरे लेकिन सब घर पर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? ये घर कैसे चलेगा? अब वो तो भैया या बाकी लोग जाने, अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। रश्मि और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील की वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनके ईगो ने दूसरों को कितनी यातनाएं दी है। अब असल में माँ जी आप सही थी, सास बनना बहुत मुश्किल है। अरे हाँ बेटा, और तू भी, मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम, वापस बदल ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, और अब आप दोनों भी बदल लीजिए, कोई आ गया तो आप दोनों को देखकर क्या सोचेगा? अच्छा है, आप दोनों के समझ में ये बात तो आई, मैं फटाक से कपड़े बदल लेता हूँ। अरे रुक जा बेटा, एक फोटो ले लेती हूँ तेरी, मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी में। और मेरा फोटो नहीं लोगी? हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।